गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में हमने कुछ छोटे छोटे टर्म्स जैसे पीरियाडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ये सब हम लोग चर्चा कर लिए थे। हार्मोनिक मोशन क्या है, नॉन हार्मोनिक मोशन क्या है, ये सारी चर्चाएं हम लोग कर लिए थे। अब हम अपना अगला टॉपिक लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन जानना चाहिए। देखिए यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपसे पूछा जाए कहते किसे हैं, तो आप बहुत आसान शब्दों में बता दें कि यदि कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन इस तरह कर रही हो कि उसका एसिलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो और एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी ए मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन in which the acceleration of particle is always directed towards mean position and acceleration is proportional to displacement called simple harmonic motion। यानी इसको हिंदी में समझिए कि यदि कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार आवर्त गति कर रहा है कि उसका त्वरण सदैव माध्य स्थिति की तरफ हो या माध्य स्थिति की तरफ है और उसका त्वरण विस्थापन के समानुपाती है, तो ऐसे गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं या इंग्लिश में उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हो, सिंपल पेंडुलम यदि वैक्यूम में मोशन करे, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम, यानी निर्वात में सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। एक बार और परिभाषा देख लें। यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार आवर्ती गति कर रहा हो कि कण का त्वरण माध्य स्थिति की तरफ हो और कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, तो ऐसी आवर्त गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। और सरल आवर्त गति का सबसे अच्छा उदाहरण है कि सरल लोलक यदि निर्वात में गति कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो उसकी गति सरल आवर्ती होगी। अब यहाँ पर सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति के लिए शर्तें, यहां पर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी रेखीय सरल आवर्त गति, रेखीय सरल आवर्त गति के लिए शर्तें। तो ये एक छोटा सा सवाल है कि रेखीय आवर्त गति के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। तो ये जो परिभाषा है इसी में इसकी शर्त छुपी है। जैसे कोई भी पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि कर रहा है या करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो आप 3 कंडीशन बता दीजिए। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 3 कंडीशन है। पहला, पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो हो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी मोशन should be to and fro about a fixed point
दूसरा, पार्टिकल का एसिलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, और तीसरा, एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो लीनियर एसएचएम के लिए यही कंडीशन है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल्स शुड बी टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, द एसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑलवेज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एंड द एसिलेशन ऑफ पार्टिकल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी रेखीय सरल आवर्त गति के लिए शर्त है कि कण की गति एक निश्चित बिंदु के इधर उधर हो, पहला। दूसरा, उसका त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, और तीसरा, त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की तरफ हो। तो ये तीन कंडीशन को यदि कोई फॉलो कर रहा है, तीन स्थितियों का यदि कोई पालन कर रहा है, तो उसका मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक कहा जाएगा। अगली एक चीज छोटा सा आपको जानना चाहिए। मैंने अभी बताया कि कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है और आपसे पूछा जाए कि उसका मोशन एसएचएम है कि नहीं, तो उसमें तीन चीजें देखिए। पहला, मोशन टू एंड फ्रो होना चाहिए। दूसरा, एसिलेशन मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। और तीसरा, एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन कोई फॉलो कर रही है पार्टिकल, तो निश्चित रूप से उसका मोशन एसएचएम होगा। एक छोटी सी चीज यहां हम बता दें आपको कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म, तो पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल का मोशन एसएचएम होता है कि नहीं होता है। ये एक चर्चा आपसे की जाती है। आमतौर पर कोई सामान्य तौर पे भी आपसे पूछ सकता है कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा। तो आप उसको कैसे समझाएंगे, देखिए। मान लीजिए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पहली चीज कि इसका मोशन टू एंड फ्रो नहीं है। दूसरा, इसका एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, एसिलेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ जरूर है। तो चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने आपको तीन कंडीशन बताए हैं, और ये बताए हैं कि यदि तीनों कंडीशन को कोई पार्टिकल फॉलो कर रही है, तब उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक कहा जाएगा। और तीन में से यदि कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसका मोशन एसएचएम नहीं कहा जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के केवल एक कंडीशन को फॉलो कर रही है, दो को फॉलो नहीं कर रही है। कौन कौन दो? एक तो इसका मोशन टू एंड फ्रो नहीं है ऑन स्ट्रेट लाइन, और दूसरा, इसका एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसलिए एसएचएम की चूंकि दो कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल का मोशन एसएचएम नहीं होता है। ये एक डिस्कशन है, ठीक है। यहां दूसरी चीज, अभी मैंने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल का मोशन एसएचएम नहीं होता, सही है, लेकिन उसके प्रोजेक्शन का मोशन एसएचएम होता है कि नहीं, ये जरा देखा जाए। मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से अपनी यात्रा स्टार्ट की, तो जब पार्टिकल ए पर है तो इसका प्रोजेक्शन कहां होगा? सामने वाली जो एक्सिस है ये, इसी पर पार्टिकल के पोजीशन से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो पार्टिकल ए पर है तो उसका प्रोजेक्शन ओ पर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद पार्टिकल मान लीजिए पहुंच गई बी पर, तो उसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच गई सी पर, तो उसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ। फिर पार्टिकल पहुंच गई डी पर, तो उसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ। तो यानी पार्टिकल तो ऐसे चल रही है और उसका प्रोजेक्शन सीधे ऊपर गया। अब पार्टिकल जब यहाँ आ गई ई पर, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। फिर पार्टिकल यहाँ आ गई एफ पर, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। यानी पार्टिकल तो ऐसे आ रही है और इसका प्रोजेक्शन फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर पार्टिकल जब इधर गई तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। फिर पार्टिकल यहाँ आई तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। यानी पार्टिकल ऐसे चली, प्रोजेक्शन नीचे चला। फिर पार्टिकल जब इधर बढ़ती है, यहाँ आती है, तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। फिर पार्टिकल जब यहाँ बढ़ती है, प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। यानी पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन एक बार ओ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी पार्टिकल गोल गोल घूमती रहेगी और इसका प्रोजेक्शन ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा इसी पॉइंट के अबाउट। यानी सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करती, लेकिन उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है।
क्योंकि उसका मोशन टू एंड फ्रो है और बाकी भी कंडीशन फॉलो होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन करती हुई पार्टिकल का मोशन तो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन उसके प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक है। इसलिए कोई भी पार्टिकल दुनिया में यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसके लिए कोई फार्मूला डिराइव करना है तो केवल प्रोजेक्शन के लिए वही फार्मूला डिराइव कर दीजिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल का प्रोजेक्शन एसएचएम करता है। तो यदि प्रोजेक्शन के लिए सारा फार्मूला डिराइव कर दें तो वही फार्मूला उन सभी पार्टिकल के लिए लागू हो जाएगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो जितने भी पार्टिकल दुनिया में सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, टाइम पीरियड पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, वो सारा चीज यदि प्रोजेक्शन का निकाल दिया जाए तो वही फार्मूला दुनिया के हर पार्टिकल के लिए लागू हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का एक एक चीज डेरिवेशन करें। तो पहला आप लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो यानी विस्थापन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला डिराइव कीजिए। तो हमने कहा कि सारा फार्मूला प्रोजेक्शन से डिराइव किया जाए। मान लीजिए एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक। पार्टिकल किसी टाइम पर ए पर है, तो जब पार्टिकल ए पर है तो उसका प्रोजेक्शन ओ पर होगा। थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच गई बी पर, तो जब पार्टिकल बी पर पहुंच गई तो उसका प्रोजेक्शन पहुंच गया एन पर। तो पार्टिकल ए पर थी तो प्रोजेक्शन ओ पर था, पार्टिकल बी पर पहुंची तो प्रोजेक्शन एन पर हो गया। यानी पार्टिकल ए से बी तक पहुंची और प्रोजेक्शन ओ से एन तक पहुंचा, तो प्रोजेक्शन में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई और पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा और ये हुआ डेल्टा टी टाइम में, ठीक। और मान लीजिए सर्कुलर पाथ का एम्पलीट्यूड ए है, तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रही है इसलिए पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इसलिए प्रोजेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टी टाइम बाद पार्टिकल ए से चली और टी टाइम बाद बी पर पहुंच गई, तो पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा और प्रोजेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ट्रायंगल ओ एन बी को लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन बी, यहां जरा साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेनियस ए है, इसलिए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। चूंकि आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो यदि यही वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो दुनिया में कोई भी पार्टिकल यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए किसी फार्मूले से निकलेगा। जैसे पूछा जाए चौथे सेकंड डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो एक टी की जगह 4 रखिए, एंगुलर वेलोसिटी दी रहेगी, एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्शन का ही निकले। दुनिया में जितने पार्टिकल हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं उनका किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, फार्मूला यही है। अब यदि वेलोसिटी निकालनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करिए कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ए साइन ओमेगा टी, तो डिस्प्लेसमेंट को टी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या ए ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल की यदि वेलोसिटी पूछी जाए तो इसी से लग जाएगा। इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी इक्वेशन 1 से हमने देखा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई ए, तो कास ओमेगा टी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
या 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए। ये कास ओमेगा टी की वैल्यू हो गई, यही यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए से कट गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना हो तो आपको दो फार्मूले मिल गए, एक ये। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछी जाए तो इससे लगाइए, और जब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी पूछी जाए तो ये फार्मूला लगाइए। और यहीं से मैक्सिमम वेलोसिटी यदि पूछी जाए वी मैक्स, तो y की जगह 0 कर दीजिए, ए ओमेगा हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी पार्टिकल का किसी टाइम पर वेलोसिटी, किसी पोजीशन पर वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए तो इससे लग जाएगा। अब यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी पार्टिकल का एसिलेशन पूछा जाए, तो तीसरी हेडिंग लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिलेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का एसिलेशन। एसिलेशन कैसे निकालेंगे? जैसे वेलोसिटी दिया है ये ए ओमेगा कास ओमेगा टी, तो वेलोसिटी को टी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, एसिलेशन आ जाएगा। ए ओमेगा कास का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, आई इंटू फिर इसको डिफरेंशिएट करें ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी को टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे एसिलेशन आ जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का ये एसिलेशन का फार्मूला हो गया। चूंकि अभी हम पढ़े हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहां से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई ए, साइन ओमेगा टी या y बाई ए पुट कर दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बाई ए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी पार्टिकल का एसिलेशन यदि किसी टाइम पर पूछा जाए तो इससे निकलेगा, और किसी पोजीशन पर पूछा जाए तो इससे निकलेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का एसिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और यदि एसिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो ओमेगा स्क्वायर ए, ये वाई की जगह ए रख देते हैं, क्योंकि एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो एसिलेशन तभी मैक्सिमम होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का एसिलेशन निकल गया। अब यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड पूछा जाए, अगला पॉइंट टाइम पीरियड। तो चूंकि एसिलेशन इज इक्वल टू है ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई वाई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बाई वाई, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख देंगे, अंडर रूट अल्फा बाई वाई, या टी बाई 2 पाई इज इक्वल टू वाई बाई अल्फा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई अल्फा, या टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलेशन। तो सिंपल हार्मोनिक यदि कोई पार्टिकल कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो इस फार्मूले से निकालते हैं, और एसिलेशन इससे निकालते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप खुद निकाल लीजिएगा, इजी है। और जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है
तो काइनेटिक एनर्जी का होता है फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और चूंकि अभी वी का फार्मूला पढ़े हो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब वी की यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, काइनेटिक आ जाएगी। इसी तरह से पोटेंशियल निकाल लेना और फिर काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ये सब छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, इनको याद रखिएगा। अब आता है सिंपल पेंडुलम। यदि कोई धागा हो जो लगभग मासलेस हो, यदि कोई धागा हो जो मासलेस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि कोई धागा है मासलेस है, उसके एक एंड को किसी वर्टिकल प्लेन में फिक्स कर दो और दूसरे एंड से किसी हाई डेंसिटी मटेरियल का एक स्फेरिकल बॉब लटका दीजिए, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को या इसी सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यानी हाई डेंसिटी मटेरियल का यदि कोई स्फेरिकल बॉब किसी मासलेस स्ट्रिंग के एक एंड से अटैच हो और दूसरे एंड को आप वर्टिकल प्लेन में फिक्स कर दिए हो, तो ये जो सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब यदि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे। मान लीजिए यह एक सिंपल पेंडुलम है, ये यहां लटकाया गया, ये इसकी मेन पोजीशन है। अब यदि सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराना हो तो हमें मेन पोजीशन से एक तरफ इसको खींच के छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने पेंडुलम को मेन पोजीशन से एक तरफ खींच दिया थीटा एंगल, और एक तरफ खींच के मैंने छोड़ दिया, ठीक, वाई मीटर। अब इस पेंडुलम का वेट नीचे की तरफ काम करेगा। अब इस वेट को रिजॉल्यूट कीजिए तो एक कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कास थीटा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। यानी आप देख रहे हो पेंडुलम की लेंथ मान लीजिए एल है, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है, जब इसको मेन पोजीशन से एक तरफ खींच के हम छोड़ देते हैं तो इसके वेट का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इस पेंडुलम को मेन पोजीशन की तरफ लाता है। और हम जानते हैं कि जो भी फोर्स किसी बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ लाता है वही रेस्टोरिंग फोर्स होता है। तो यानी एम जी साइन थीटा ही पेंडुलम को मेन पोजीशन की तरफ ला रहा है, इसलिए एम जी साइन थीटा ही रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। रेस्टोरिंग फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा। चूंकि हम पेंडुलम को डिस्प्लेस्ड इधर किए थे मेन पोजीशन से दूर, और ये मेन पोजीशन की तरफ ला रहा है, हमारे अपोजिट है इसलिए माइनस, तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस एम जी साइन थीटा। यदि थीटा बहुत स्मॉल हो, यदि थीटा बहुत स्मॉल हो, तब ऐसे केस में एम की जगह केवल एम जी थीटा लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिखा जा सकता है। तो हो गया एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब यहां एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क मीन्स वाई और रेडियस मीन्स एल, तो थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल इसमें पुट कर दीजिए, तो रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस एम जी वाई बाई एल। अब फोर्स की जगह मास इंटू एसिलेशन लिख सकते हैं, तो मास इंटू एसिलेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई अपॉन एल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एसिलेशन इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू वाई। और अभी आप पढ़े हो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल का एसिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो अल्फा की जगह रख दीजिए, और माइनस जी बाई एल वाई, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एल।
अब ओमेगा की जगह 2π/t लिख दो, तो ये हो जाएगा √g/l, या t/2π इज इक्वल टू √l/g, या t इज इक्वल टू 2π√l/g। तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ये डिराइव करने के लिए ज़्यादातर होम एग्जाम्स में दिए जाते हैं, तो इसको डिराइव करना हो तो सिंपल मेथड से आप कर सकते हो। ठीक, बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं और जो बाद में आपको पढ़ाई जाएंगी। थोड़ा सा वेव मोशन से रिलेटेड कुछ बातें आपको मैं बता दूं। जैसे आप लोअर क्लास में पढ़े हो वेव, तो किसी मीडियम में यदि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टरबेंस बिना अपना शेप बदले कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है, तो डिस्टरबेंस का बिना शेप बदले कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ने को हम वेव मोशन कहते हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेव या व्हाट इज वेव मोशन, तो उसका सिंपल डेफिनेशन बता दीजिए कि किसी मीडियम में हुआ वो डिस्टरबेंस जो बिना अपना शेप बदले कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है, उसी को हम वेव मोशन कहते हैं। ये वेव मोशन का डेफिनेशन हो गया। एक छोटी सी चीज पूछी जाती है कि किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी किसी माध्यम में यदि आप तरंग पैदा करना चाहते हो या तरंग का संचरण कराना चाहते हो, तो माध्यम में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो तरंग संचरण के लिए माध्यम में 3 गुण होना चाहिए। पहला, मीडियम शुड बी इनर्शियल, यानी माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए। ठीक, मीडियम शुड बी इलास्टिक, यानी माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए। और तीसरा, माध्यम घर्षणहीन होना चाहिए, यानी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो एक तो हो गया वेव मोशन क्या है। तो आप बता दें कि किसी मीडियम में हुआ हुआ डिस्टरबेंस जो बिना शेप बदले कांस्टेंट स्पीड से मीडियम में आगे की तरफ बढ़ता है, उसको हम वेव मोशन कहते हैं। तो एक तो हेडिंग ये हो गया। दूसरी हेडिंग आप डाल लीजिएगा कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेव मोशन, यानी वेव मोशन के लिए मीडियम में कौन कौन से प्रॉपर्टी होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वेव मोशन के लिए मीडियम में 3 गुण होना चाहिए। मीडियम शुड बी इनर्शियल, जड़त्व का गुण होना चाहिए। मीडियम शुड बी इलास्टिक, प्रत्यास्थ का गुण होना चाहिए। और मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, यानी घर्षणहीन होना चाहिए। अब तीसरी हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन, तरंग संचरण के गुण। तो पहला तो आप तरंग का वेव का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर वेव मोशन के लिए मीडियम में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेव मोशन, 2 हेडिंग। तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन में कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे जब किसी मीडियम में वेव प्रोपगेट होती है, तो मीडियम का पार्टिकल वेव के साथ आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अपने मीन पोजीशन के टुवर्ड्स ऑसिलेट करता है। दूसरा, जब किसी मीडियम में कोई वेव प्रोपगेट होती है, तो मीडियम में मोमेंटम का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है। जब किसी मीडियम में कोई वेव प्रोपगेट होती है, तो एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है। जब किसी मीडियम में वेव का प्रोपगेशन होता है, तो मीडियम में कहीं प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं प्रेशर कम हो जाता है। जब किसी मीडियम में वेव का प्रोपगेशन होता है, तो मीडियम में कहीं पे क्रिस्ट, कहीं ट्रफ, कहीं कंप्रेशन या कहीं रेरेफैक्शन बनते हैं। ये 4-5 प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं वेव मोशन, वेव के टाइप्स। वेव कितने टाइप के होते हैं, तो आप पढ़े हो छोटे क्लास में कि वेव मेनली 2 तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। अ वेव वह वेव जिसमें प्रोपगेशन के दौरान पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के मोशन का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और यदि किसी मीडियम में कोई वेव इस तरह प्रोपगेट हो रही हो कि वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों सेम हो,
तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में प्रोड्यूस की जा सकती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रोड्यूस की जा सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल साउंड वेव है, और ट्रांसवर्स वेव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ए वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, धागे में। यदि कोई रस्सी एक एंड पर बांध दीजिए, कहीं एक रस्सी ले लो और उसके एक एंड को कहीं बांध दो और दूसरे एंड से जर्क पैदा कीजिए, तो उसमें जो वेव पैदा होगी वो ट्रांसवर्स होगी। ये आप लोअर क्लास में भी पढ़े हो। अब जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, उसमें मान लीजिए यदि कोई वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, जैसे ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, इधर की तरफ बढ़ रही हो, इधर, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा द इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपगेटिंग अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन, यानी धन एक्स अक्ष की ओर यदि कोई तरंग संचरित हो रही है तो उसका समीकरण होता है, इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, याद कर लीजिए। और यदि कोई वेव माइनस एक्स अक्ष की तरफ चल रही है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी यह उस वेव का इक्वेशन है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही हो, और यह उस वेव का इक्वेशन है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपगेट हो रही हो। इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने वाले वेव का इक्वेशन ये याद कर लीजिए, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने वाले वेव का इक्वेशन ये याद कर लीजिए। इसमें एक चीज बताएं, जो साइन के आगे ये लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को वेव का आर्गुमेंट या फेज कहते हैं। फेज या आर्गुमेंट यानी कला या कोणांक, और इसे डिनोट करते हैं फाई से। तो किसी भी वेव का इक्वेशन, तरंग का समीकरण दिया हो तो उसमें साइन के आगे जो लिखा है यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को हम तरंग का कला या कोणांक कहते हैं, यानी फेज या आर्गुमेंट कहते हैं। उसका फार्मूला आर्गुमेंट का ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। यदि आप इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी और के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, ये आर्गुमेंट या फेज का इक्वेशन है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीज आपको पूछी जाती हैं ज़्यादातर, इस पर कई बार कंपटीशन में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं और इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी आपसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछी जाती है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन बताइए। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, यानी कलांतर व पथांतर में संबंध। कलांतर व पथांतर में संबंध। कलांतर व पथांतर में संबंध कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई वेव है जो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। ठीक, अब हमने दो पार्टिकल ले लिया, एक P1 और एक P2। पार्टिकल P1 ओरिजिन से x1 मीटर दूर है और पार्टिकल P2 ओरिजिन से x2 मीटर दूर है, और किसी टाइम t पर पार्टिकल P1 का फेज नापा गया तो φ1 आया और पार्टिकल P2 का फेज नापा गया तो φ2 आया। एक तरंग x एक्सिस की दिशा में चल रही है। मीडियम का हमने दो पार्टिकल लिया, जब वेव प्रोपगेट कर रही है उस समय मीडियम के दो पार्टिकल P1 और P2 लिए। पार्टिकल P1 की ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है और पार्टिकल P2 की x2 है, और एक ही टाइम t पर हमने इसका भी फेज निकाला, इसका भी फेज निकाला। तो पहले पार्टिकल का फेज आया φ1 और दूसरे पार्टिकल का फेज आया φ2। अब जरा φ1 की वैल्यू निकालिए।
तो अभी φ1 का फार्मूला पढ़े हो 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ x1 है पहले पार्टिकल का डिस्टेंस, और दूसरे पार्टिकल का यदि फेज निकालेंगे इसी फार्मूले से तो 2 पाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2। ठीक, अब क्या कीजिए, φ2 माइनस φ1 कर दीजिए या φ1 माइनस φ2 कर दीजिए, दोनों के कलाओं का अंतर निकालिए, फेज का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो जब माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x1 और प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2, या 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और φ1 माइनस φ2 को हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं, और 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं। डेल्टा फाई को फेज डिफरेंस यानी कलांतर, और डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस यानी पथांतर कहते हैं। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। ठीक उसी तरह से आपसे कह दिया जाए कि रिलेशन लिखिए फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक वेव है जो प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रही है। अब हम केवल एक पार्टिकल लेंगे जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स है। देखो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन निकालने के लिए हम दो पार्टिकल लिए थे P1 P2, और दोनों की डिस्टेंस x1 x2 था, और दोनों का फेज एक टाइम पर निकाले थे। इसी का उल्टा, यदि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन निकालना हो तो हम एक ही पार्टिकल लेंगे, और T1 टाइम पर फेज निकाला तो इसका φ1 मिला, और T2 टाइम पर फेज निकाला तो φ2 मिला। तो लेट अस सपोज दैट ए वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। मान लिया कि एक तरंग धन एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है। माध्यम का एक पार्टिकल हमने पी लिया जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स है। किसी टाइम T1 पर जब इस पार्टिकल का फेज निकाला गया तो φ1 मिला, और फिर T2 टाइम पर उसी पार्टिकल का फेज φ2 मिला। अब जरा φ1 निकालिए, यही जो फार्मूला लिखे हो 2 पाई बाई टी। अब टाइम T1 पर फेज φ1 है, इसलिए यहां पर जो T है इसकी जगह T1 हो जाएगा। अब माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, चूंकि यहाँ x1 है, यहाँ डिस्टेंस x है, x हो जाएगा। अब φ2 हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू T2, अब माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जा कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, 2 पाई बाई टी कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2, या इसको डेल्टा फाई, और 2 पाई बाई टी इसको डेल्टा टी। यानी डेल्टा फाई मीन्स फेज डिफरेंस कलांतर, और 2 पाई बाई टी पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस या समयांतर। तो ये रिलेशन हो गया फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में, और ये रिलेशन हो गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। तो किसी वेव के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, और फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन, दोनों आपको डेरिवेशन तैयार कर लेना चाहिए। बाकी चीज़ें फिर आगे आपको पढ़ाई जाएंगी। आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।